मेरे और बिजली के बीच एक दौड़ लगी। पहले तो बिजली आगे थी और मैं पीछे, लेकिन फिर मैं आगे निकल गया और बिजली पीछे हो गई। शब्द हैं एशियन एथलीट और राजस्थान के गौरव रहे श्री राम सिंह के। श्री राम सिंह उस दौर के अगुआ रहे हैं जिसे मिल्खा सिंह जैसे धावकों ने शुरू किया था। शेखावत का रिकॉर्ड 18 साल तक दुनिया का कोई भी धावक नहीं छू पाया। भारतीय खिलाड़ियों को श्री राम सिंह की स्पीड पर पहुंचने में 42 साल लग गए। भारत सरकार ने श्री राम सिंह को 1973 में अर्जुन पुरस्कार और 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया। श्री राम सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 पदक जीते हैं, जिनमें 6 स्वर्ण और 4 रजत पदक शामिल हैं। श्री राम सिंह ने सेना में राजपुताना रेजिमेंट में ऑनररी कैप्टन के पद से रिटायर होने के बाद भारतीय खेल प्राधिकरण में 1988 से एथलीट कोच के रूप में 22 साल तक काम किया है। आज थिंक 360 के स्टूडियो में मेहमान हैं श्री राम सिंह शेखावत। नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। इनिंग्स विद अनिल शेखावत में मैं आज आपको एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पर्सनैलिटी से मिला रहा हूँ जो भारतवर्ष के गौरव रहे, एक आइकॉनिक एथलीट रहे। 800 मीटर की रेस करी, उसमें कई पदक जीते। उनका नाम है श्री राम सिंह जी शेखावत। नमस्कार, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो रेस आपने स्टार्ट करी, जब भी आप डिफेंस सर्विसेज में आए, तो ये आपका खेल के प्रति जो लगाव और जो रुझान रहा, वो कैसे डेवलप हुआ? देखिए कि मैंने 100 और 200 मीटर्स में जैसे कि दिल्ली एरिया में पार्टिसिपेट की, और उसी टाइम में हमारी रेजिमेंट ने मोहम्मद अलियास बाबर थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोच अपॉइंट किया। और उन्होंने मुझे जब दौड़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि आप 100 के बजाय 200-400 करो। तो सन 68 के अंदर मैंने 400 मीटर की, और उसी साल मैंने 68 के अंदर नेशनल चैम्पियन बना, सबसे पहले 400 मीटर में। उसके बाद में गुरुजी ने ट्रेनिंग कराते हुए देखा कि आप 200 भी छोड़ दो और 400-800 का कॉम्बिनेशन बना के रखो, तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। तो मैं उनके बताए हुए मुताबिक मैंने 69 से 800 मीटर को चूज कर लिया, और 800 मीटर के मैंने में सब फर्स्ट टाइम 68-69 में जो नेशनल मीट अजमेर में हुई, उसमें मैं फर्स्ट आया। उसी दौरान फर्स्ट टाइम मुझे मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका जाने का मौका मिला, और तीनों जगह ही 800 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल लिया। उसी साल 1970 में एशियन गेम थे बैंकॉक में, उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो वहाँ भी मैंने 800 मीटर के अंदर सेकंड प्लेस ली, और वहाँ न्यू एशियन रिकॉर्ड के साथ मैंने वहाँ मेडल जीता। तो ये मेरा स्पोर्ट्स में रुचि का और स्पोर्ट्स में ये आने का ये मेरा एक वो सौभाग्य था कि मैं इंडिविजुअल में आया, और इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आकर के, और मैंने कम समय में ही ये कहूँगा कि 67 से और 70 तक मैंने एशियन गेम खेल लिया, और एशियन गेम में भी प्लेस ले ली। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब इसलिए था कि पहले फुटबॉल खेला, जैसे मैंने बताया, तो उसमें मैंने स्कूल लेवल पे, मिडिल स्कूल में मैं चौगान में 1964 में आया था, वहाँ भी यहाँ खेल के गया। तो स्कूल लेवल पे मैंने फुटबॉल खेली। आर्मी में जाने के बाद में ही मैंने एथलेटिक्स ज्वाइन कर ली, और ये मैंने इंडिविजुअल में जाने का ये मेरी रुचि थी, और उसके हिसाब से मैंने ये मेरा पहला एशियन गेम्स था। उसके बाद में मैं 1974 एशियन गेम खेला, उसके बीच में 72 म्यूनिच ओलंपिक भी खेला, और 71 के अंदर हम प्री ओलंपिक में म्यूनिच गए, और 72 में म्यूनिच ओलंपिक के अंदर 800 मीटर में हिस्सा लिया, और उसमें भी मैं सेमीफाइनल तक 1972 के अंदर सेमीफाइनल में पहुंचा 800 मीटर। उसके बाद मेरा दूसरा एशियन गेम था तेहरान का 1974। उसके अंदर मैंने 400 मीटर रिले और 800 मीटर में गोल्ड और 400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल जीते, और वहाँ भी न्यू एशियन रिकॉर्ड के साथ मैं गोल्ड मेडल लेके आया।
इसी क्रम में 74 के बाद में 75 में एशियन ट्रैक एंड फील्ड हुई हमारे सियोल में। उसमें मेरे 3 गोल्ड मेडल थे, 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर। इन तीनों में मेरा गोल्ड मेडल थे। ये हमारी एशियन ट्रैक एंड फील्ड थी जो पहली थी। उसके बाद में 75 के बाद 76 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में मैं गया और वहाँ मैंने जाने के बाद में देखा हमारे यहाँ कोई टाटा ट्रक नहीं था 76 में। और वहाँ जाने के बाद मैं पहले दफ़े सिंथेटिक ट्रक के ऊपर रेस करने का मौका मिला और वहाँ जाने के बाद में मैंने 800 मीटर के मैंने एशिया और इंडिया का रिकॉर्ड बनाया जो 1 मिनट 45.77 सेकंड्स का था, जो 16 साल के करीबन एशिया रिकॉर्ड रहा और हमारे हिंदुस्तान का 42 साल तक नेशनल रिकॉर्ड रहा, जो 76 मॉन्ट्रियल में बना था। वो 2018 में ही यहीं इंडिया में हमारे एक फौजी ने जॉनसन ने बेटर किया। मैं आपको बीच में एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप सर्विसेज में जब गए और आपको एक कोच से मुलाकात हुई इलियास बाबर से, तो आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस एथलेटिक्स में हुआ उसमें इलियास बाबर का कितना बड़ा रोल है? वो क्या आपकी चीज़ें पहचान पाए, आप उनके गाइडेंस में आपने इम्प्रूवमेंट किया, तो आप उनकी कोचिंग को क्या रेट देते हो आप? देखिए, कोच बाबर की मैं आपको बात बताना चाहूँ कि उनका मेरे से पहले जो 1966 के गोल्ड मेडलिस्ट BS बरुआ थे, उन्होंने भी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया और उन्हीं का रिकॉर्ड था वो, जो रिकॉर्ड मैंने बेटर किया था। वो भी मोहम्मद इलियास बाबर साहब के चेले थे और बाबर साहब ने मेरे पहले भी और मेरे बाद भी काफ़ी स्पोर्ट्समैन बनाए और उनको मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस का बहुत तजर्बा था। और उन्होंने मेरे में देखा कि फुटबॉल प्लेयर जैसे होने के नाते मेरे पास इंडोरेंस काफ़ी थी, तो उन्होंने देखा कि क्यों नहीं छोटी रेस से इनको बड़ी रेस में शिफ्ट कर दिया जाए। और उन्होंने उनके बताए मुताबिक मैं शिफ्ट होता गया और मैं 800 में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा करके मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही और ये ही वजह थी कि मैंने इसमें अच्छा किया। आपने जो 1970 में पहली बार एशियन टूर्नामेंट में भाग लिया, उसमें आपने सेकंड नंबर है रजत प्राप्त किया। जो फर्स्ट जो जिम्मी क्रॉम्पटन था उसके जो टाइमिंग को आपने ओलंपिक जो 72 में लिया उसमें आपने उसके टाइमिंग को तोड़ा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई वो आपकी मेहनत थी या आपका एक्सपोजर था, क्योंकि बीच में आपने कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भाग लिया। तो जो बर्मा वाला जो आपसे आगे था फर्स्ट में 70 में, उसके इम्प्रूवमेंट में उन 2 सालों में आपने किस टाइप की मेहनत करी या आपके कोच साहब ने और आपको क्या कहा कि यहाँ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो सन 74 के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट के रिजल्ट से आपकी जो पर्सनैलिटी थी वो एकदम निखर के आई? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरा जो एशियन गेम्स 70 था उसके अंदर सबसे बड़ी तो बैकग्राउंड ये रहा कि मुझे टीम चली गई थी और मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था, क्योंकि मुझे आर्मी वालों ने बुला लिया। फाइनल ट्रायल में आया था तो उन्होंने मेरे को क्वालिफाई करने के लिए टाइम दिया नहीं और मैं रिले मेंबर बन कर के वहाँ गया था। पर वो कोचेज को भी पता था कि इस लड़के में अच्छी क्वालिटी है और ये अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने मुझे टीम के बाद में भेज करके 800 मीटर दौड़ाई और मैं उसमें सेकंड आया। रही बात बर्मा जिमी क्रॉम्पटन की, तो वो ये था कि मेरा पहला कंपटीशन था, इतना एक्सपोजर भी नहीं था। पहला कंपटीशन होने के कारण हमारा फोटो फिनिश ही था, वो पीछे से आया, मैं सोचा जीत गया और वो जीत गए। टाइमिंग दोनों का एक था पर उसको फर्स्ट प्लेस मिली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे को जो एक्सपोजर नहीं था और टीम के साथ ना भेजा, उसका शायद मुझे इसका समझाना भूलना पड़ा कि मुझे गोल्ड से वंचित रहना पड़ा। पहला ओलंपिक आपने 1972 में पार्टिसिपेट किया, दूसरा ओलंपिक आपने 1976 में किया। इस दरमियान बीच में आपकी पर्सनैलिटी में क्या डेवलपमेंट? जैसे आपने अभी कहा मैं सिंथेटिक ट्रैक पे कभी नहीं दौड़ा था, सैंड वाले पे दौड़ा, तो सिंथेटिक और सैंड के जो ट्रैक्स हैं इन दोनों में क्या फर्क महसूस किया आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हम सैंड रनिंग में, जैसे कि हमारे यहाँ तो ज़्यादातर पहले
कोयला के और ग्रासी ग्राउंड ही होते थे। हमारे पास तो 82 एशियाड में ये सिंथेटिक ट्रक आया, टाटन ट्रक। तो इसकी प्रैक्टिस ना होने से यही है कि उसके अंदर हमारे को ट्रेनिंग के लिए तो ये बढ़िया है, पर कंपटीशन में क्या होता है कि ये थोड़ा हार्ड होता है, और इसके अंदर अगर ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं या कंपटीशन लगातार करते हैं तो काफ मसल्स ये थकान जल्दी आती है। और इसी वजह से होते हैं कि फॉरनर्स मैश्योर रखते हैं, मसाज कराते हैं, मसाज करके उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। हमारे क्या है कि म्यूनिच के बाद में मैंने देखा कि जैसे जैसे सिंथेटिक पे जाते हैं तो वहाँ मसाजर की ज़रूरत होती है और कंपटीशन भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो उसमें मैंने ज़्यादातर इंडोरेंस पे काम किया, और इंडोरेंस पे काम करने से मेरे को इम्प्रूवमेंट भी हुआ। और आपने जैसे कहा कि मैंने जिम्मी का जो रिकॉर्ड था वो 82 में ही बेटर कर दिया था सेमीफाइनल में जब पहुंचा उसी टाइम। आपका सबसे बढ़िया जो दौड़ थी वो 76 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में थी। उसमें 3 राउंड हुए। आप पहले राउंड में क्वालिफाई किए, सेकंड सेमीफाइनल में भी आप क्वालिफाइड किए, और फाइनल में भी आप चले गए। और तीनों कहते हैं कि एक एक दिन के अंतराल में था। पर आपको जो सुविधाएं जो बाहर के खिलाड़ियों को मिलती है, एथलीट को, वो आपको नहीं मिलती। जैसे आपने कहा मसाज वाला नहीं था आपके पास, और नहीं था। और जब आप सेमीफाइनल को क्रॉस करके जब फाइनल में गए इस 800 की 1976 वाली ओलंपिक में, तो आप रात भर सो नहीं पाए। उससे आपकी जो दौड़ थी वो इफेक्टेड हुई। तो उस टाइम आपने कोच की या और कोई तरीके से कोई ऐसी कंसल्टेंसी नहीं ली कि मुझे कैसे बेटर परफॉर्मेंस करना है? देखिए, ये सबसे महत्व तो बात पूछी आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे और मॉन्ट्रियल के टाइम में काफ़ी फ़र्क है, 10.5-11 घंटे का फ़र्क है। तो पहली बात तो हमें पहले जाना चाहिए था, वो पहले नहीं जा पाए, 2-3 दिन गए तो क्लाइमेटली भी हमारे पे वो रहा। दूसरा ये है कि जो मेरी रेस हुई है वो 23 जुलाई को, 24 जुलाई को और 25 जुलाई को, तीनों दिन लगातार हो गई। तो हिट किया, हिट मैंने 1 मिनट 45.8 में किया। उसके बाद सेमीफाइनल मैंने 1:46.2 में करके मैं 4th होकर क्वालिफाई किया। फिर तीसरे दिन फाइनल हो गया। तो 2 दिन लगातार उस ट्रैक पे मैंने भागने की अभ्यास नहीं था, और उसके ऊपर 2 दिन लगातार वर्ल्ड क्लास रेस करने से मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही थी। और जैसा मैंने बताया, हमारे पास उस टाइम कोई मैश्योर नहीं था, तो हम तो अपने जो साथी थे उनसे मसाज वसाज करवा ली या गर्म पानी करके और उस टफ में लेट गए। तो ऐसी चीज़ें थी। रही बात कि आपने कहा कि मैं बताता हूँ आपको कि कुछ तो मुझे ये खुशी थी कि मैं फाइनल में पहुँच गया। पहला इंडियन था जो फाइनल में पहुँचा 800 में, और दूसरा मेरे को कुछ बॉडी पेन था। इन दोनों वजह से रात भर मैं यही सोचता रहा कि रेस कहाँ उठानी है, कैसे दौड़ना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये जो प्लानिंग ये करता रहा, तो रात को नींद नहीं आ पाई। तो उसकी 2 वजह मानता हूँ मैं। एक तो एक ही थकान, और दूसरा क्या था कि कुछ खुशी भी थी उसमें। हम पूरे दिन ये कि कल दौड़ना भी है। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन गवर्नमेंट ने मेरे कोच को भी उसी दिन भेज दिया, फाइनल वाले दिन। उन्होंने वीज़ा बना करके वाइट पासपोर्ट के ऊपर उनको भेजा। वो सुबह मेरे से मिले। मैंने उनको ये कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि टेम्परेचर होगा। तो बोला कोई नहीं, आप वार्म अप करो और रनिंग करने जाओ। तो ये सोचना कि बाबर बैठ के मेरी रेस देख रहा है। तो उनका एक ध्येय था। तो और वो आगे उन्होंने कहा कि आप वार्म अप करना। और उस दिन भी मुझे ये पता है कि थकान के बाद भी मैंने लाइफ बेस्ट टाइम उस दिन दिया। वहाँ मेरा टाइम 1:45-77 था। तो कहने का तात्पर्य ये था, अगर आज के ज़माने में जैसे स्पोर्ट्समैन 2-2, 3-3 महीने बाहर रहते हैं, अगर हमें 1 महीना पहले भेज देते और यूरोप सर्कल के ऊपर हमें कंपटीशंस मिलते, तो मेरा मानना है कि मैं शायद कोई मेडल ले आता ओलंपिक्स। मगर ये दिल में तमन्ना रह गई कि हमें एक्सपोजर नहीं मिला, और वो कंपटीशन हमको नहीं मिलने की वजह से हम यहाँ 1:47 करके मैं ओलंपिक में गया था, और वहाँ 1:45.7 कर रहा हूँ। तो इतना इम्प्रूवमेंट हुआ तो शायद मैं 1-2 सर्किल में जाता। और उसमें क्या हुआ कि हम ज़्यादा, मैं तो यही सोच रहा था कि आज मेरे दिन ही मेरे, तो आज ही फाइनल है।
जब मैंने टाइमिंग देखा, उनके टाइम देख रहे, मैं 47 वाला, वो 44 45, ये मुझे नहीं पता था मैं 45 वाला हूँ। तो हम तो पहले ही दिन पूरा जोर लगा दिया और सेमीफाइनल में आ गए। सेमीफाइनल में आ गए तो नेचुरल जोर लगाना था फाइनल के लिए, फिर फाइनल के लिए जोर लगाया और उसमें भी क्वालिफाई करके फाइनल में चले गए। फाइनल में जाने के बाद तो जोर लगाना ही था और वहाँ भी कोशिश की। तो मेरा मानना ये है कि अगर मुझे एक दिन का टाइम मिल जाता या 1-1.5 महीना हमें पहले, जैसे सरदार मिल्खा सिंह जी भी बाहर रहे हैं और पीटी उषा को भी बाहर भेजा है इन्होंने। हमारे टाइम में ये था कितना लोग वो नहीं थे जागरूक, और उस टाइम में हमारे गुरुजी ने कोशिश भी की थी। उस टाइम जनता पार्टी थी और मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे। उस टाइम सिकंदर बख्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। हमने कोशिश भी की, मैं कामयाब नहीं हो पाए और नहीं जा पाए। उसका थोड़ा मलाल गुरु को भी था और मुझे भी था, शायद कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाता तो कुछ फ़ायदा होता हमको। इसी दौड़ के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 800 मीटर में आप दौड़ रहे थे फाइनल में, तो 500 मीटर तक तो आप 1 नंबर पे चल रहे थे, 600 पे आप थोड़े से पीछे हुए, 700 पे और पीछे हुए और 800 पे आप 7वें नंबर पे चले गए। तो ये 300 मीटर की जो रेस थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रेस थी, इसमें जो आप पिछड़े, उसके क्या कारण रहे? या आपके कोच ने उस टाइप की ट्रेनिंग रही, या आपका एक्सपोजर उस टाइप का नहीं हो पाया? तो जब 500 मीटर जो 60% जो रेस है ना, उसमें आप नंबर 1 चल रहे थे, तो ये 300 मीटर में आप एकदम 1 नंबर से 7 नंबर पे कैसे आए? उसमें क्या कमियां रही? क्या आपने सोचा कि मैं यहाँ इंप्रूवमेंट करता तो ये रेस जीत सकता था? वो जरा हमें बताएं। देखिए, उसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं फ्रंट रनर था। इंडिया में भी मैं आगे लग के भागता था, एशिया में भी मैं आगे लग के भागता था। तो मेरा नेचुरली वहाँ 2 फैक्ट हो गए। एक तो यह है कि हमारे जितने भी कंपटीशन हुए थे तो 1 करव से 100 मीटर से ही हम अपनी लाइन में आ जाते थे। उस ओलंपिक में 300 मीटर अपनी लाइन में जाना था, कुछ तो जजमेंट नहीं हो पाया और फिर हम वहाँ गए तो मैं सबसे आगे आ गया। अभी कई लोग ये कहते हैं कि आपने लीड ले ली और वो पहले ज़्यादा तेज भाग गए इसलिए आखिरी में थक गए। मेरा मानना यह है कि मेरी पेस मेरे गुरुजी के मुताबिक सही जा रही थी और मैं लेफ्ट भी सही लेके गया था। मगर मैं ये मानता हूँ कि जो 3 दिन का जो फटीग थी मेरे ऊपर और वो थकान थी, उसकी वजह से मैं थकता ही चला गया और ये हो गया। दूसरा, मैं मेरे दिल की बात बताता हूँ, मैं मेडल के लिए भाग रहा था। 4th तो मिल्खा सिंह जी भी आए थे। मेरा एक ही ध्येय था कि अगर मेडल मिले तो बात बने, नहीं तो 4th हो या 5th हो या 6th हो, वो एक ही बात है। तो हमारे दिमाग में ये भी थी कि फ्रंट रनर था और मेरे में जब तक जान रही मैं पूरी कोशिश करता रहा। और मैं इसकी गलती एक ही मानता हूँ कि हमारे को एक्सपोजर नहीं होने की और 3 दिन लगातार रेस होने से मुझे डिसएडवांटेज रहा, उनको फ़ायदा रहा क्योंकि वो हैबिचुअल थे, मैच्योर थे, उनके पास रिलैक्स हो जाते थे और हमारे पास ये सुविधा नहीं होने की वजह से ये थी। नहीं, हो सकता है कि मैं भी और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके ये थकान जो थी वो नहीं आती तो मेरा और भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए था। अभी आपने मिल्खा सिंह जी की बात कही, वो 400 मीटर में थे, वो 1960 में थे। उनकी कहते हैं कि दौड़ में एक कमजोरी थी कि वो हमेशा पीछे मुड़ के देखते थे कि मेरे से पीछे कौन कौन है, और उस फाइनल में भी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उस गलती को उन्होंने स्वीकार किया। क्योंकि आप वाली जो रेसें जो ओलंपिक्स में वो फोटो फिनिश की सारी रेसें होती हैं, वो तो सेकंड डोम के भी 100वें नंबर पे आप पीछे रह जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थकना, आपके मसाजर कोई नहीं था, जो दूसरे जो फॉरेनर्स थे उनकी जो कोच था, उनके डॉक्टर थी, उनकी एक टीम होती है। कहते हैं कि एक टेनिस प्लेयर की मैंने जीवनी पढ़ी जो कहते हैं कंप्यूटर से अपनी डाइट चार्ट को देखते हैं वो लोग बाग। ऐसी सुविधाएं शायद आप लोगों को एथलीट में अभी भी इंडिया में नहीं मिल पा रही हैं। तो सरकारी सुविधाओं, चाहे उसमें कोच हो, चाहे मसाजर्स हो, चाहे कोई और हो, ऐसा आप समझते हैं कि इन चीज़ों से आप वंचित रहे? नहीं, ये बात आपकी सही है कि हमारे यहाँ उस टाइम में कुछ भी नहीं था। ना तो इतने अच्छे ग्राउंड थे, ना ही इतनी अच्छी डाइट थी, ना ही टीम थी। एक टीम भी होती है कि साइकोलॉजिस्ट भी साथ रहता है, कोच भी साथ होता है, मसाजर भी साथ होता है। तो पूरी टीम जब मिलके काम करती है और फिर बाहर भेजते हैं,
एक्सपोजर मिलते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि जब तक आज भी हम दूसरी कंट्रियों के हिसाब से बहुत पीछे हैं। अभी मैं आपको अगर अपने राजस्थान का ही एग्जांपल दूं तो राजस्थान में जयपुर कैपिटल है और जयपुर में एक सिंथेटिक ट्रक है और वो आज 16 साल के बाद अब उसको रिन्यू कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं, जिसकी लाइफ 7 साल है। तो उसको पहले ही हमने डबल कर दिया और एक इतना बड़ा शहर है उसमें एक सिंथेटिक ट्रक होना सब बच्चों के लिए मुश्किल है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, आते हैं, उनको घर से इतना ट्रैवल करके आना फिर वापस जाना, उनके एजुकेशन के साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज भी हमारे पास में वो सुविधाएं नहीं हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एथलीट को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो है ऐसे सिंथेटिक ट्रक तो उनकी स्कूलों का लेवल के ऊपर मिल जाएंगे आपको, और वहाँ नशाज डाइटिशंस सब होते हैं, सब सुविधाएं होती है। आज भी हम इसमें पीछे हैं। 1960 में मिल्खा सिंह जी का जो रिकॉर्ड है वो 40 साल बाद टूटा। आपका रिकॉर्ड जो 1976 में आपने बनाया था 2018 में जॉनसन ने 42 साल बाद तोड़ा। तो निश्चित तौर पर जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो भी एक ऐसी थी जो वर्ल्ड क्लास थी और हिंदुस्तान का कोई भी एथलीट आपकी उन चीज़ों को नहीं तोड़ पाया। तो आज एथलीट में आप राजस्थान और इस देश की परिस्थितियों को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ, जैसा पहले भी बोला, कि अभी भी हमारे पास में 2 चीज़ों की कमी है। हमारे पास स्ट्रक्चर भी पूरा नहीं है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें ये ग्रास रूट पे शुरू करना चाहिए। जब तक हम कंट्री वाइज नहीं जाएंगे, रूरल में नहीं जाएंगे, वहाँ से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिलता और वो रह जाते वंचित, उनको किसी सुविधा नहीं मिल पाती, ग्राउंड्स नहीं होते। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें स्कूल लेवल पे बच्चों के छोटी लेवल पे ध्यान देना चाहिए और उनको तराशना, ढूंढ के लाना, और जहाँ जो सुविधाएं हैं आपके पास रनिंग की हैं वहाँ रनिंग वालों को रखो, जहाँ थ्रूज के हैं थ्रूज को रख दो, जंप्स हैं जहाँ जंप्स को रख दो, उनको ला कर के फिर उनको मोटराइज करना चाहिए और उनके स्पेशलाइजेशन कोचेज हैं वो लगाने चाहिए। डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए, डाइटिशियन हो। और दूसरा ये है कि मेशर्स वगैरह है, ये है, उनका ध्यान होना चाहिए। 1970 से लेके 1980 के बीच में आपने 3 एशियाड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और 3 ओलंपिक्स में किया। आपके इस एक्सपीरियंस को आप एज ए कोच, आप शायद कोच भी रहे आप, तो आपने अपने अनुभवों को आगे के खिलाड़ियों में कहीं बांटा या आपने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस का कोई लाभ ले पा रहा है कि नहीं पा रहा? तो आप अपने एक्सपीरियंस को एज ए कोच आगे कितने साल तक ले गए? शायद आप 22 साल तक कोच रहे। हाँ, मैं देखिए आर्मी से रिटायर होने के बाद में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ काम किया 22 साल, और उस दौरान में मैंने 2 एशियन गेम्स मैं कोच भी गया हूँ इंडियन टीम के साथ। 86 में सियोल में एशियन गेम हुआ, उसमें भी गया था, और बीजिंग एशियन गेम था, और दिल्ली 82 एशियाड में भी मैं कोच था। तो 82 में मेरा स्टूडेंट चार्ल्स ब्रोमियो ने 800 मीटर जीती है, गोल्ड मेडल था। उसके बाद गीता ज्योतिषी थी, वो मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने 82 एशियन गेम्स के अंदर 800 मीटर के अंदर सिल्वर और 1500 मीटर में भी उनको सिल्वर मिला। 2 सिल्वर मेडल उनके थे। इसी मुताबिक हमारे स्टीपल चेंज बीजिंग में दीनाराम यादव हमारे आर्मी से राजपूताना राय भी मेरी रेजिमेंट के थे, उन्होंने बीजिंग में जाके वो भी सिल्वर मेडल लेके आए हैं स्टीपल चेंज में। गोपाल सैनी के बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया था और गोपाल का रिकॉर्ड भी 38 साल बाद अब टूटा है जा कर के। तो वो लड़का अच्छा कर रहा है। तो हम ये कहना चाहता हूँ कि एज ए मैं कोच रहते हुए भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि हम अर्ली एज में शुरू नहीं कर पाते हैं, या तो आर्मी में जा कर के या पुलिस में जा कर के या रेलवे ज्वाइन करने के बाद में हमारे ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन पार्टिसिपेटिंग करते होते। यूनिवर्सिटी के या स्कूल लेवल के स्कूल्स गेम्स में या यूनिवर्सिटी के जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है उनमें ये स्टूडेंट कम थे। अब थोड़ा चलन आया है कि लोग आगे आ रहे हैं, टाटा ले रहा है, बैंक्स भी ले रहे हैं, तो सिविल में भी लोग जाने लगे। हमारे टाइम में तो 3 ही डिपार्टमेंट थे, या तो पुलिस थी
या आर्मी थी या रेलवे, इन्हीं से ज़्यादातर टीम के मेंबर्स होते थे और वही पार्टिसिपेट करते थे ज़्यादातर। तो मैं एज ए कोच रहते हुए 22 साल में ये ऐसा अनुभव किया है कि हमारे एथलेटिक्स में जो और दूसरे गेम हैं जिसमें भी हम पहले स्टार्ट करना चाहिए और रूरल एरिया से करना चाहिए, जहाँ सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देनी चाहिए और उनके डाइट हो, ऐसे चीज़। आज की स्थिति में एथलीट्स में राजस्थान के संदर्भ में और भारतवर्ष के संदर्भ में एथलीट्स गेम के प्रति खिलाड़ियों का क्या स्टैंड है और कितना लोगों में इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं, और आगे के टाइम में राजस्थान और इंडिया में एथलीट सेक्टर में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम रोशन कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पास में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। हमारे पास टैलेंट है, पर उस टैलेंट को सर्च करना, ढूंढना और उनको तलाश करके उनको ट्रेनिंग कराना। तो सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक इवेंट ऐसे हैं जो नॉर्थ में अच्छे करते हैं, कुछ इवेंट इतने हैं जो साउथ वाले अच्छे करते हैं। वो एक खान पीन और नेचुरलिटी का है। जितने भी आप देखोगे स्पिंटर ज़्यादातर साउथ से आए हैं और जितने भी थ्रोअर हैं वो पंजाब से निकले हैं ज़्यादातर। मिडल लॉन्ग डिस्टेंस है वो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। इससे से ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं। तो कुछ तो खान पीन का होता है, कुछ क्लाइमेट का भी होता है। दूसरा है कि कैंप्स वगैरह जो लगाते हैं उनका भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में हर जगह का मौसम है। अगर आज जून जुलाई में अगर हम सोचें कि पटियाला में ट्रेनिंग करा लें तो उसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। उससे अच्छा है कि हम शिमला ले जाएं या ऊटी ले जाएं, हमारे पास सुविधाएं हैं। पर वहाँ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, वहाँ 400 मीटर ट्रैक बनाएं और सुविधाएं दें, अकोमोडेशन अच्छी बनाएं, तो वहाँ इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएं। हिल रनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए, सैंड रनिंग के लिए जगह होनी चाहिए। तो ये जो सुविधाएं हैं इससे अभी तक हम सोचते हैं कि काफ़ी वंचित हैं। और अब मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि अब थोड़ा बच्चों में करेज हुआ है। 2% राजस्थान गवर्नमेंट ने कोटा किया है, हरियाणा गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, काफ़ी कैश अवार्ड दे रहा है। तो हरियाणा की ज़्यादातर प्लेयर्स जैसे रेसलर है, बॉक्सर्स हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे उधर से निकल रहे हैं। इसी मुताबिक हमने वीमेंस हॉकी में भी अच्छा किया है, बॉक्सिंग में अच्छा किया है, एथलेटिक्स में भी जैसे हरियाणा से नीरज चोपड़ा ने जो अभी निकाला है बच्चे ने टाइमिंग दे करके जेवलिंग में, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है कि वो मेडल की हम आशा कर रहे थे कि कोई एक मेडल हमें मिले ओलंपिक में, और वो भी मिला, गोल्ड मिला। उसके लिए मैंने उनको बधाई भी दी है और वो बच्चा भी सिंसियर है, काम करता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुविधाएं होनी चाहिए। टैलेंट की मैं सोचता हूँ कोई कमी नहीं है। हम टीम वर्क में भी जीते हैं, इंडिविजुअल भी जीत रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अच्छा नहीं कर सकते। अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो उसकी वजह यही है कि सुविधाओं का अभाव है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके आपसे बड़ी संक्षिप्त में एक जानकारी चाहता हूँ कि आप राजस्थान के एथलीट के गौरव रहे हैं, और पिछले 4 साल में राजस्थान की अगर अपन बात करें तो सीएम का लड़का वैभव गहलोत क्रिकेट का प्रेसिडेंट है, अशोक चांदना जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो पोलो खेलता है, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो एक स्पोर्ट्समैन है। जो स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरमैन है डॉक्टर कृष्णा पूनिया, वो एक स्पोर्ट्समैन रही हुई हैं। एक पहले राज सिंह जी डूंगरपुर क्रिकेट के थे, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के थे। तो राजस्थान के संदर्भ में आज की तारीख में स्पोर्ट्स से रिलेटेड इतने आदमी हैं, तो आप पिछले 3-4 साल में कोई राजस्थान में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या जो साधन या सुविधाएं खिलाड़ियों को जो देनी चाहिए वो सरकार दे पा रही है क्या? आप अपने इंडिविजुअल मत से अपनी राय हमें बताएं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने जैसा फरमाया वो बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे पास में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की काउंसिल जो है वो चेयरमैन है वो भी कृष्ण पूनिया जी, और जैसा पहले राज सिंह जी डूंगरपुर रहे उस टाइम में मेंबर भी था, उनके टाइम से ही, उससे पहले काग साहब थे। तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स लवर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स
के अंदर आप किसी को भी लगा दीजिए, पर जब तक आपके पास में कोच नहीं होंगे, नीचे लेवल पे कोचिज की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होनी चाहिए। हरियाणा के मानी ब्लॉक लेवल तक कोचिज है। हमारे पास एथलेटिक्स के सिर्फ 5 कोच हैं पूरे राजस्थान में। तो आप ये बताइए कि राजस्थान में 5 कोच हैं और 32-33 डिस्ट्रिक्ट है, तो अब आप बताइए कि वो कहाँ तक क्या कितने बच्चों को ले सकते हैं और कहाँ तक वो आगे ले जा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स काउंसिल में चेयरमैन लगा दो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगा दो, जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे, पॉलिसी होनी चाहिए कि ये पॉलिसी है, ये कोचिज हैं और जवाबदेही पे होनी चाहिए उनकी, अगर आपने रिजल्ट देना है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम स्पोर्ट्स के ऊपर पैसा नहीं खर्च करेंगे, जैसा मैंने आपको एक मेरे ट्रक का उदाहरण दिया जो 16 साल के बाद अभी बनने जा रहा है, जो 7-8 साल में बनना चाहिए था। तो ये जब तक सुविधा, बेसिक सुविधा आप नहीं दोगे तब तक आप उसको नहीं करोगे। और जबकि आपने बताया कि वैभव गहलोत है, वो क्रिकेट को देख रहा है, उधर से चांदना जी स्पोर्ट्समैन हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि प्लानिंग की है, प्लानिंग करें और अच्छे कोचिज लगा करके नीचे लेवल से बच्चे ऊपर ले आए और उनको ट्रेंड करें और उनको एक्सपोजर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन करें। आजकल आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्वमेंट है कि बिल्कुल रिटायरमेंट लाइफ लीड कर रहे हैं आप? देखिए, मैं अपने लिए सुबह शाम ग्राउंड पे जाता हूँ और जो बच्चा पूछता है वो मैं ओरिजिनली उनको बताता हूँ। और जो बच्चा, क्योंकि मेरे घर के सामने प्रताप स्टेडियम है चित्रकूट में, उसमें सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ। उसमें कुछ आर्मी के भी हैं जो जानकार थे, वहाँ से यहाँ आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ बच्चे हमारे लोकल हैं जो मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उम्मीद है जुड़े हुए हैं, पर अपने लेवल पे जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई असाइनमेंट है कि ये है। आजकल मैं देखता हूँ जो स्पोर्ट्समैन है वो कान में कुछ म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट डाल के गाने वाने सुनते हैं। आपको भी शौक है क्या गाने वाने सुनने? ये ऐसा देखिए, ये तो आजकल ये हो गया, चलन सा हो गया कि किट अच्छा होना चाहिए, म्यूजिक के साथ मन लगता है। कईयों को टोकते हैं तो वो भी ये कहते कि साहब ये सुनते रहते तो महसूस नहीं होता है, रनिंग करते रहते। मैं बोला ये ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। पर आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ये आप कह रहे वो चलन आ गया। ड्रेस, मैं तो हमारे टाइम की बता रहे हैं, हम तो नेशनल चैम्पियन बनने के बाद भी फौजी ट्राउजर में और बनियान के अंदर भी बिक्री स्टैंड किए। आज बच्चे के पास में फर्स्ट क्लास जूते होते हैं, अच्छा किट होता है। तो ये शोबाजी और ये तो आजकल बहुत ज़्यादा आ गई, नकल कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जब तक आदमी सिंसियर नहीं होगा, कोच को भी सिंसियर होना चाहिए और लड़के को भी सिंसियर होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट आते हैं। हमारे गुरुजी थे, उन्होंने हमारे पे टाइम दिया, समय दिया और हम उन्होंने जैसे बताया उसके हिसाब से काम किया तो हमारे को फ़ायदा हुआ। आज हम अगर किसी बच्चे को ये कहते हैं कि यार नहीं आप स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, आप ऊपर चले जाओ, तो हर बच्चा दिल चुराता है कि यार ऊपर जाऊंगा तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो नीचे ही काम चल जाए। तो वो बात नहीं होती। गुरु का जो और एक चेले का जो संबंध है वो एक माँ बाप के से ऊपर होना चाहिए, और वो हमारे और गुरुजी के थे। आजकल एक चलन है कि जैसे शाहरुख खान ने चक दे इंडिया एक हॉकी पे पिक्चर बनाई, कपिल देव पे एक पिक्चर बनी, धोनी पे एक पिक्चर बनी। तो जो स्पोर्ट्स से जो बन रही हैं पिक्चरें, उनसे कोई स्पोर्ट्स का वातावरण बनने में मदद मिलती है क्या? देखिए, ये बात तो ज़रूरी है कि जैसे चक दे इंडिया के बाद में हॉकी में काफ़ी मैं मानता हूँ कि इम्प्रूवमेंट आया है। अब ये है कि कुछ हॉकी में अगर हम पीछे रह रहे हैं तो वो हमारे स्किल की वजह है कि उनकी बेसिक स्पीड ज़्यादा है हमसे। तो जो स्टोटर पे बाल ज़्यादा मूव करती है, जो तेज़ भगेगा वो पहले पकड़ जाता है। हमारे पास में स्किल अच्छी है और ग्रास पे हम इसीलिए चैम्पियन थे, और यूरोप वालों ने ये देखा कि ऐसे तो मार खाएंगे नहीं, तो उन्होंने ये टेक्नोलॉजी लिया है। अब इसमें यह है कि जब तक बेसिक स्पीड आपकी फास्ट नहीं होगी तो वो लॉन्ग पास दे करके और बॉल को कंट्रोल करके आगे चले जाते हैं। तो ये जो कई चीज़ें ऐसी है जो अपने फेवर में करने की है, तो अब उसकी सुविधा ऐसा है कि हमारे पास भी ट्रक आ गया हॉकी में, तो आगे आ गया। दूसरा, स्पोर्ट्समैन के ऊपर जो फिल्म बन रही है उसका फ़ायदा मैं सोचता हूँ होता है।
हर आदमी, हर पेरेंट्स देखता है, बच्चे भी देखते हैं। आज पहले से ज़्यादा पेरेंट्स भी थोड़ा हिस्सा लेने लगे। पहले हमारे ज़माने में तो पेरेंट्स ये कहते नहीं खेलना नहीं है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के नहीं। आज तो बच्चों को लेके ग्राउंड पे आ रहे हैं, टाइम भी देते हैं, लेके भी आते हैं। तो अभी थोड़ी जागरूकता आई है, पर जितनी होनी चाहिए वो सुविधाएं की आज मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इधर ध्यान देना चाहिए, और जब तक सुविधा नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मिल्खा सिंह पे एक पिक्चर बनी गई है, ऐसा नहीं लगता कि आप पे भी एक पिक्चर बननी चाहिए? क्योंकि आप अभावों से निकले हुए आदमी, मेहनती आदमी, साधारण परिवार में आपने जन्म लिया, तो जब मिल्खा सिंह पे पिक्चर बन सकती है तो श्री राम सिंह जी पे क्यों नहीं बन सकती? देखिए, बनने के तो ये तो गवर्नमेंट की सोच है, उनको चाहिए किस पे बनानी है, किस पे ना बनानी। बन जी परफॉर्मेंस के हिसाब से तो हम भी उनमें आते हैं कि जिन पे बनाई है इन्होंने फिल्म, ऐसी कैटेगरी में हम भी आते हैं। पर अब सब पे तो बनती नहीं, पर जिनका किसी की अप्रोच होती है या किसी का कुछ ऐसा होता है कि बन जाती है ना। तो जैसे कि आपने बताया कपिल देव पे भी बनी है ना, धोनी पे भी बनी है, तो बहुत पे बनी है, सरदार मिल्खा सिंह पे बनी है, मेरी कौम पे बनी है। तो अभी बन रहे हैं, तो हो सके हमारा भी नंबर आ जाए। श्री राम सिंह जी शेखावत आज हमारे स्टूडियो में आए, इनके अनुभवों से नए खिलाड़ियों को जरूर कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी। श्री राम सिंह जी, आपका हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय दिया, अपने अनुभवों से हमें अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।